हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है इस वीडियो में। तो FSSAI यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खाना परोसने और भंडारण के लिए किसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। मामला यहाँ पर स्वास्थ्य का है। UNFPA ने एक रिपोर्ट जारी की है, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023। तो इसके अनुसार 2050 तक बुजुर्गों की आबादी भारत में 10% से बढ़कर कितनी हो जाएगी। विदेशी मैंग्रोव की किस प्रजाति के पेड़ों पर गुजरात सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। अब इसका पौधारोपण करना अवैध होगा गुजरात में। UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो 78वां सत्र है, तो भारत की ओर से किसने संबोधित किया और क्या कहा। नमस्ते फ्रॉम भारत। तो इसके बारे में क्या क्या बातें हुई हैं ये डिटेल बताएंगे आपको। हिंसाग्रस्त किस राज्य में बीजेपी का ऑफिस जला दिया गया और मुख्यमंत्री के घर पर हमले की कोशिश हुई है, जैसे तैसे बचाव कर पाए, उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। एशियन गेम्स पर बात करेंगे, कई इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो उससे पहले इन्फॉर्म कर दूं कि इस साल का अब तक का मैराथन वीडियो अवेलेबल है, जनवरी से लेकर सितंबर तक का। देखिएगा ज़रूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है और PDF भी मिल जाएगा मेंबरशिप के ज़रिए इसका। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। FSSAI यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उपभोक्ताओं और विक्रेताओं से खाद्य पदार्थों की पैकिंग, परोसने और भंडारण के लिए इनमें से किसका उपयोग बंद करने को कहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा समाचार पत्र, जो न्यूज़पेपर है ना, उसमें खाना ना दिया जाए, इसके लिए कहा है FSSAI ने। और न्यूज़ भी देख रहे हैं द हिंदू में। तो FSSAI के CEO हैं जी कमलावर्धन राव। तो उन्होंने इससे संबंधित निर्देश जारी किया है और ये कहा है कि खाद्य सुरक्षा और मानक पैकेजिंग विनियम 2018 जो नोटिफाई है, उसके अनुसार समाचार पत्र या इस तरह की सामग्री जो प्रिंटेड है उसके उपयोग पर सख्त मनाही है। जैसे आप अगर स्ट्रीट फूड खाने जा रहे हैं तो वहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि अखबार में या समाचार पत्र के कागज़ पर उसको दे दिया जाता है और ये बहुत ही हानिकारक है, ऐसा कहा गया है FSSAI के द्वारा, और तुरंत बंद किया जाना चाहिए। अब होता क्या है, मामला ये है कि समाचार पत्रों में यानी न्यूज़पेपर में जो इस्तेमाल होने वाला स्याही है ना, उससे स्वास्थ्य पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बायो एक्टिव पदार्थ होते हैं इसमें जो भोजन को दूषित कर सकते हैं और निगलने पर यानी खाने पर स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएं हैं वो सब पैदा हो सकती हैं। और ये साइलेंट किलर के तौर पर काम करता है, तुरंत असर नहीं होता है बल्कि लंबे दौर तक होता है। प्रिंटिंग इंक में सीसा होता है, हेवी मेटल्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो भोजन के जरिए, चूँकि इसमें टच हुआ और इससे उसमें चला गया, भोजन में चला गया और फिर भोजन के जरिए हमारे शरीर में आ सकता है। तो इसलिए बैन लगाने को कहा है और कहा है कि इसका इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि ये नोटिफाई करना इसलिए ज़रूरी पड़ गया FSSAI को क्योंकि भारत में बड़े पैमाने पर ये अखबार के कागज़ में ही भोजन दिया जाता है, स्ट्रीट फूड पर ख़ास तौर पर। ओके, स्ट्रीट फूड का जो दुकानदार है वो लोग देते हैं और अक्सर लोग जब जाते हैं बाहर ट्रेनों में तो इसी अखबार पर रख कर खाना खाते हैं और नतीजा ये होता है साइलेंट पॉइजन उनके शरीर में धीरे धीरे जाता रहता है। ओके, तो FSSAI ने ये जारी किया है और क्या है FSSAI उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये इसको हिंदी में कहेंगे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। ये केंद्र सरकार यानी भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक अथॉरिटी है और इसकी स्थापना हुई थी खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के ज़रिए। ठीक है, तो देश के लोगों के फूड से संबंधित स्वास्थ्य की रक्षा करना और प्रचार करना, लोगों के स्वास्थ्य को लेकर, तो उसकी जिम्मेदारी इसके पास है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA, अंग्रेजी में इसे कहेंगे यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ठीक है, तो UNFPA दरअसल इसका पहले नाम ये हुआ करता था यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़, लेकिन बाद में इसका नाम बदल दिया गया और यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड कर दिया गया। हालांकि शॉर्ट में यही नाम रह गया, शॉर्ट में। ओके, तो इसके द्वारा जारी एक रिपोर्ट है, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023। तो उसके अनुसार वर्ष 2050 तक भारत में बुजुर्गों की आबादी 10.5% से बढ़कर कितनी हो जाएगी। आंसर होगा 20.8%। ठीक है, न्यूज़ देख रहे हैं आप
केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय सचिव सौरभ गर्ग और UNFPA के भारत प्रतिनिधि एंड्रिया एम वुजनार ने 27 सितंबर को ये रिपोर्ट जारी की है, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023। ठीक है, ये देख रहे हैं आप रिलीजिंग के दौर का ये कंटेंट फोटोग्राफ। ओके, तो इसके अनुसार 2022 में यानी पिछले साल 60 और उससे अधिक उम्र के 149 मिलियन लोग थे। ठीक है, यानी 14 करोड़ 90 लाख, और भारत की आबादी का लगभग 10.5% ये आबादी थी। और अनुमान ये है कि 2050 तक बुजुर्गों की ये संख्या बढ़कर 347 मिलियन यानी 34 करोड़ 70 लाख आबादी हो जाएगी, जो कि टोटल आबादी का 20.8% होगा। तो मतलब कि बहुत तेज़ी से बुजुर्गों की आबादी बढ़ेगी। ओके, क्योंकि जो पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर जो नीतियां अपनाई गई हैं उसके बाद बुजुर्गों की आबादी धीरे धीरे बढ़नी है, क्योंकि जो युवा हैं वो बुजुर्ग होंगे ही। तो कितनी तेज़ी से ये संख्या जो है वो बढ़ेगी, अगर दशकीय वृद्धि देखेंगे, हर 10 साल पर जो वृद्धि हो रही है वो लगभग 41% होगी। ओके, और 2050 तक तो वही 20.8% होगा। और अनुमान ये भी लगाया गया है कि 80+ वर्ष के आयु के लोगों की जनसंख्या 2022 और 2050 के बीच में 279% के दर से बढ़ेगी। तो ऐसे में क्या होगा, वृद्धावस्था पेंशन सहित जो सामाजिक सुरक्षा है उसको मजबूत करने की आवश्यकता होगी। ओके, और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि भारत में 40% से अधिक बुजुर्ग सबसे गरीब वर्ग संपत्ति में है। ऐसे में कहा गया है कि पेंशन की ज़रूरत होगी उन बुजुर्गों को। भारत में अधिकांश जो श्रमिक पेंशन है और स्वास्थ्य बीमा जैसी जो सामाजिक सुरक्षा है उसके बिना अनौपचारिक क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं। और रिपोर्ट में ये कहा गया है, एक सर्वे के हवाले से लॉन्गिट्यूडनल एजिंग सर्वे ऑफ इंडिया 2017-18 उसके हवाले से इसमें कहा गया है कि लगभग 11% जो बुजुर्ग पुरुष हैं उनको पिछले काम से पेंशन मिलता है, और 16.3% जो बुजुर्ग हैं उनको सामाजिक पेंशन मिलता है। उनमें से लगभग 18.7% बिना आय के रहते हैं। ओके, तो मतलब कि ज़्यादातर जो आबादी है उनके पास, बुजुर्गों के पास इनकम का कोई स्रोत नहीं है। और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि गरीबी के ऐसे स्तर में उनके जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य देखभाल जो है वो बहुत ही प्रभावित हो जाती है। ओके, तो ये तो मुख्य बातें थी इस रिपोर्ट में। अब ये भी चूँकि इतनी बात कर रहे हैं तो ये भी हम लोग देख लेते हैं कि बुजुर्गों के लिए केंद्र सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या योजनाएं चल रही हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो देखिए केंद्र सरकार जो है वो बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम चलाती है, यानी NSAP, और उसकी 3 उप इकाई हैं, जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। ठीक है, और अगर हम अलग अलग बात करेंगे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन जो वृद्धावस्था पेंशन योजना है तो उसमें क्या है, 60 से 79 ईयर की आयु के जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उनको 200 रुपये प्रति माह राशि मिलती है। दूसरी बात, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, इसमें बुजुर्गों के साथ साथ युवाओं को भी शामिल किया हुआ है। तो 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग इसमें शामिल हैं तो उनको 300 रुपये प्रति माह पेंशन मिलते हैं। ओके, एक और है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। इसके तहत 40 वर्ष से अधिक उम्र की विधवाओं को 300 रुपये प्रति महीना राशि मिलती है, और 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद जो विधवा हैं तो उनको 500 रुपये प्रति माह मिलता है। इसके अलावा 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग और सामाजिक पेंशन नहीं पाने वाले व्यक्ति को हर महीने 10 किलो अनाज मुफ्त मिलता है, उसके हकदार होते हैं। लेकिन ये जो केंद्र सरकार की ये तमाम योजनाएं हैं ना, ये 2007 में जो 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये जो तय हुआ था 2007 से वैसे ही बनी हुई है, जबकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। केंद्र सरकार ही अपने कर्मचारियों के वेतन पर 42% की महंगाई भत्ता उसके बाद से दे रही है, जबकि बुजुर्गों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है। जो आने वाले वक्त में जो संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी और संवेदनशीलता दिखानी होगी केंद्र सरकार को। तो ये सब
प्रमुख पॉइंट है, ये भी ध्यान में रखने की बात है। ठीक है, क्वेश्चन तो शुरुआत हुई थी यहाँ से, कितनी बढ़कर हो जाएगी, लेकिन तमाम जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं इससे रिलेटेड ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी, इन सब एग्जामिनेशन में तो ये जो डिटेल है वो महत्वपूर्ण था ही। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। और जो भी मैं बता रहा हूँ ना, उसका पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, वहाँ लिंक मिल जाएगा। ओके, और अगर आप तमाम एग्जामिनेशन के करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं तो ये एक मेंबरशिप प्लान है और इसका प्राइस बहुत मामूली रखा गया है आप सबको देखते हुए, और डिस्काउंट भी चल रहा है। इसके ज़रिए क्या होता है कि करंट अफेयर्स की तैयारी पूरी हो जाती है। अगले 365 दिनों तक, यानी 1 साल तक आप करंट अफेयर्स का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। इसके अलावा वो कई तरीके के होते हैं, वो वन लाइनर, एमसीक्यू विद नोट्स, डिटेल, और इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, सब कुछ अवेलेबल है। देखिएगा ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और ये एक हेल्पलाइन नंबर भी है, चैट, व्हाट्सएप चैट का। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव को देखते हुए गुजरात सरकार ने विदेशी मैंग्रोव की किस प्रजाति के पेड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया? मतलब पेड़ों के रोपने पर, पेड़ों को लगाने पर प्रतिबंध लगाया। आंसर होगा कोनोकार्पस। क्या नाम है? कोनोकार्पस। न्यूज़ देख रहे हैं आप इंडियन एक्सप्रेस में। ओके, तो ये सितंबर में अभी हाल ही में ये प्रतिबंध लगाया गया है। और वो जो पेड़ है ना, वो आप ये देख लीजिए। इन पेड़ों को 2017 में गुजरात सरकार ने खूबसूरती के लिए लगाया था। सड़क किनारे खूबसूरती बढ़ेगी। कुछ जगहों पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे तो उनसे पहले उनके स्वागत में लगाए गए थे, लेकिन ये अब गुजरात सरकार के लिए, गुजरात के लोगों के लिए ये काफ़ी नुकसानदायक हो गया। तो इस वजह से गुजरात में वन या फिर गैर वन क्षेत्र, तो कहीं भी इस प्रजाति के पेड़ों को, पौधों को रोपना, लगाना गैर कानूनी होगा। इससे पहले तेलंगाना ने भी इस तरह के प्रजाति के पौधों पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्या क्या नुकसान होते हैं इसमें? तो गुजरात के प्रधान मुख्य वन संरक्षक हैं इसके चतुर्वेदी, तो उनका कहना है कि इससे सर्दी, खांसी, अस्थमा, एलर्जी जैसे तमाम बीमारियां हो रही हैं। और ये देखने में तो बहुत अच्छा लगता है। कोनोकार्पस, गहरे हरे रंग की चमकदार पत्तियां होती हैं, लेकिन ये बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और ये जंगली या शाकाहारी या पालतू जानवर, वो सब इसके पत्ते नहीं खाते हैं, क्योंकि उनके लिए ये स्वादिष्ट नहीं होता है। ओके, और इस प्रजाति के जो पेड़ हैं उसकी जड़ें मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती हैं और बहुत तेज़ी से विकसित होती रहती है नीचे। ऐसे में क्या होता है, टेलीफोन लाइन, पानी के जो लाइन लगे हैं, ठीक है, पाइपलाइन है, उसको नुकसान पहुंचता है। और नीचे से, यानी वो क्या करते हैं, पानी सोख भी लेते हैं बहुत ज़्यादा, और इनको उखाड़ना भी बहुत चुनौती का काम है, क्योंकि जड़ बहुत लंबे होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से गुजरात सरकार ने ये इस पर बैन लगाया है। गुजरात मैप में देख रहे हैं कहाँ पर है। तो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, और राजधानी है गांधीनगर। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, शॉर्ट में कहेंगे यूएनजीए, तो इसके 78th सेशन को भारत की ओर से किसने संबोधित किया? आंसर को विदेश मंत्री एस जयशंकर। कब? 26 सितंबर को उन्होंने संबोधित किया, 78वें सत्र को। तो उन्होंने भाषण के दौरान सबसे पहले कहा नमस्ते फ्रॉम भारत। उन्होंने भाषण के दौरान कई बार इंडिया की जगह भारत शब्द का ही इस्तेमाल किया, भारत नाम का इस्तेमाल किया। हालांकि अंत में उन्होंने रेफरेंस दिया इंडिया डैट इज़ भारत। ओके, तो एस जयशंकर, उनके भाषण की कुछ मुख्य बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं। जैसे कनाडा का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि राजनीति के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देना गलत है, और हम ये मानते हैं कि संप्रभुता का सम्मान बहुत ज़रूरी है, और ये सम्मान चुनिंदा नहीं होना चाहिए। एक और बात कही उन्होंने कि वो दिन ख़त्म हो गए जब कुछ देश एजेंडा तय करते थे, उम्मीद करते थे कि दूसरे देश उसके साथ आ जाएंगे। तो नियम तभी कारगर साबित होते हैं जब वो सभी पर बराबरी से लागू हों। ठीक है, चुनिंदा देश जो हैं वो एजेंडा, दुनिया पर अपना एजेंडा नहीं थोप सकते हैं। तो ये सब बातें मुख्य तौर पर कही हैं। ये भी कहा कि गुटनिरपेक्षता के युग से अब हम विश्व मित्र के युग में पहुंच चुके हैं,
और जब हम लीडिंग पावर बनने की आकांक्षा रखते हैं तो हम बड़ी जिम्मेदारी लेने और अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं। तो ये सब इम्पॉर्टेंट बातें कही हैं। और ये भी उन्होंने जिक्र किया, संसद में जो पास हुआ है महिला आरक्षण बिल, उसका भी जिक्र किया उन्होंने। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, उसके 78th प्रेसिडेंट कौन है? डेनिस फ्रांसिस। मुख्यालय है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का न्यूयॉर्क में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हिंसाग्रस्त किस राज्य में पहाड़ी जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित करके सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम यानी आसपा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है? आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर में हालात अब भी ख़राब हैं और लगातार स्थितियाँ संभल नहीं रही हैं। ठीक है, अब हुआ क्या है वहाँ पर कि आपको दिखाऊं मैं, ये बीजेपी का दफ्तर है एक ज़िले में वहाँ के, और उसको जला दिया गया। ये इस तरह से जला दिया गया। पहले ये था और फिर जलाने के बाद ये हुआ है। और यही नहीं, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, उनका जो अपना पैतृक घर है उसको भी जलाने की कोशिश, वहाँ पर हमला करने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस और सुरक्षा बलों ने उसको ऐसे करने से नाकाम कर दिया, जो हिंसक भीड़ थी उसे। ओके, जो एन बीरेन सिंह का जो पैतृक घर था उसको जलाने की कोशिश की। ऑफिशियल घर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसी वजह से वहाँ देखा गया है कि मणिपुर गवर्नमेंट ने आसपा को बढ़ा दिया है हिल डिस्ट्रिक्ट में फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए। केवल इम्फाल घाटी के 7 जिलों के 19 पुलिस स्टेशन को छोड़ा गया है, बाकी हर जगह आसपा को बढ़ा दिया गया है, लगा दिया गया है। और ये 1 अक्टूबर से लागू होगा। उससे पहले जो है वो पुराना जो ऑर्डर है वो लागू है और 1 अक्टूबर से ये भी लागू हो जाए। अब हुआ क्या है, अभी जो घटना हुई है ना मणिपुर में, वो क्यों फिर से भड़क गई घटना? एक तो मैप में देख लीजिए कहाँ पर है मणिपुर। ये नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है और ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये है मणिपुर। ओके, हुआ ये कि जुलाई में 2 स्टूडेंट लापता हो गए थे, तो उनकी डेड बॉडीज़ की तस्वीरें अभी सितंबर में वायरल हुई हैं। जब वहाँ पर इंटरनेट ऑन किया गया तो उसके बाद वो फ़ोटोग्राफ वायरल होने लगे उनकी डेड बॉडी के, और फिर इसके बाद जो है ना हिंसा वहाँ पर भड़क गई। तो कई जगहों पर अभी हिंसक झड़पें हुई हैं और प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और थौबल ज़िला है वहाँ का, वहाँ पर भाजपा के ऑफिस में, कार्यालय में आग लगा दी गई। इम्फाल में भाजपा अध्यक्ष के घर पर भी हमला हुआ और एन बीरेन सिंह के पुतला जलाया और उनके जो पैतृक आवास है उस पर भी हमला करने की कोशिश की, ठीक है। तो मणिपुर में आसपा को विस्तार दिया गया है। आसपा होता क्या है, मैंने कल के करंट अफेयर्स वीडियो में भी बताया था आपको। आसपा में ये होता है कि जो सुरक्षा बल है वहाँ पर तैनात, तो उनको विशेष शक्तियाँ मिल जाती हैं, विशेष अधिकार मिल जाते हैं। उसके तहत उन इलाकों में जहाँ पर आसपा लगा हुआ है, उन इलाकों में बिना वारंट के कहीं भी किसी भी घर में सर्च कर सकते हैं, यानी छानबीन कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है और संदेह होने पर किसी को गोली भी मार सकता है। सुरक्षा बल के जवान मार सकते हैं किसी को गोली। ओके, उसके लिए मजिस्ट्रेट से परमिशन नहीं लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और तमाम जो कानूनी प्रक्रिया है उससे बचाव मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है, क्योंकि वहाँ अशांति है तो इसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ये देख रहे हैं हम लोग कि ख़ास तौर पे आसपा मणिपुर में उन जगहों पर ज़्यादा लगाया गया जहाँ पर ट्राइबल एरिया है, ठीक है। और ट्राइबल एरिया पहले मैंने बताया हुआ आपको कि पहाड़ी इलाकों में वहाँ रहते हैं। ओके, तो ये स्थिति है वहाँ की। हालात अभी सुधरे नहीं हैं, लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री तो एन बीरेन सिंह है, गवर्नर है अनुसुईया उइके, राजधानी है इम्फाल। ओके, अगर इस चीज़ को आप समझना चाहते हैं मणिपुर का क्या मामला है, विवाद है, तो एक स्पेशल वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, तो देख सकते हैं आप। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप क्लियर हो जाएंगे और बेहतर ढंग से, ठीक है। तो वहाँ जातीय हिंसा है 2 जातियों के बीच में। एक है कुकी, वो ट्राइबल हैं, और एक है मैतेई समुदाय जो घाटी है, यानी जो मैदानी इलाका है, घाटी मतलब पहाड़ों से घिरा हुआ, तो वहाँ मैतेई रहते हैं और पहाड़ों पर
कुकी समुदाय के लोग रहते हैं और उन्हीं दोनों में ये झगड़ा है और ये लगातार मई से लगातार चल रहा है, मई या जून से अभी तक कंट्रोल नहीं हो पाया। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 19वें एशियाई यानी एशियन गेम्स में किन खिलाड़ियों की टीम ने 10 मीटर पिस्टल पुरुष स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? टीम में कौन कौन से खिलाड़ी हैं? आंसर होगा शिव नरवाल, अर्जुन सिंह और सरबजीत सिंह। इन तीनों ने ये मेडल जीता है एक साथ। और फोटोग्राफ देख लिए, शिव नरवाल, अर्जुन सिंह और सरबजीत सिंह, ये रहा फोटोग्राफ इनका। तो इन सब ने 10 मीटर पिस्टल मेंस इवेंट में बेहतरीन स्कोर बनाया और गोल्ड मेडल जीता है। चीन के खिलाड़ियों ने सिल्वर और वियतनाम के खिलाड़ियों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व हृदय दिवस यानी वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 29 सितंबर को। ओके, और इस बार की थीम क्या है? यूज हार्ट नो हार्ट, दिल का प्रयोग करें, दिल को जाने। ठीक है, इस दिवस का आयोजन करता है कौन? वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के द्वारा आयोजित किया जाता है। उद्देश्य यही है कि दुनिया भर में जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है या दिल की बीमारी है, स्ट्रोक है, इन सब के बारे में जागरूकता फैलाना और बचाना। अभी के वक्त में जब से कोविड-19 हुआ उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं हार्ट फेल की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो ऐसे में ये दिवस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वर्ल्ड हार्ट डे। और थीम तो देख रही रहा आप, यूज हार्ट नो हार्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 29 सितंबर को। इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2019 में घोषित किया था इस दिवस को। उद्देश्य यही है कि जो भोजन की आदतें हैं उसमें जलवायु परिवर्तन की जो समस्या आ रही है उसके दिशा में काम करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित गर्भपात दिवस यानी इंटरनेशनल सेफ अबॉर्शन डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 28 सितंबर को। ओके, 28 सितंबर को। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यानी WHO ने इस दिवस को घोषित किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक का नाम बताएं यानी मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम बताएं जिनकी 3 साल के लिए उनकी पुनर्नियुक्ति की गई है और RBI ने इसको मंजूरी दे दी है। आंसर होगा शशिधरन जगदीशन। क्या नाम है? शशिधरन जगदीशन। ठीक है, तो अब उनका जो अगला कार्यकाल है वो 27 अक्टूबर से 3 साल तक के लिए होगा, बढ़ा दिया गया है। देखिए, बैंकों में जो भी किसी की MD और CEO खासतौर पर जो उच्च पद हैं उस पर किसी को तैनात करने से पहले RBI से परमिशन लेनी होती है, वहाँ से अप्रूवल लेना होता है। हालांकि अप्रूवल आमतौर पर मिल जाता है, कुछ गाइडलाइन बनी हुई है RBI की ओर से, तो उसके बाद। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशन के लिए। और दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबा देना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अपील है ज़रूर करें। बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल पाएगा। और हाँ, व्हाट्सएप पर भी चैनल बन चुका है। व्हाट्सएप चैनल पे लगातार अपडेट्स आते रहते हैं वीडियो के और जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी अपडेट हैं उन सब के। ओके, देखिएगा ज़रूर और उसको ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को। जैसे टेलीग्राम चैनल होता है वैसे ही व्हाट्सएप का चैनल है, और वहाँ भी बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा जो भी अपडेट्स होते हैं उन सब के। ओके, कल मिलते हैं, बाय।